जस्टिन ने जो सूचना दी उनका सही क्रम है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। इसने कहा वह निम्न कुल में उत्पन्न था। उसने चोर डाकुओं की सेना बनाई। उसकी 6 लाख की सेना ने भारत को रौंद दिया। सही क्रम 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4। उत्तर क्या होगा? ओके, तो चौथा ऑप्शन गलत है। बहुत बढ़िया। बता ये किसने कहा? तू बता रहा है छोरो, रुक जा। है क्यों नहीं पता? तू बता, तेरा पता क्या है? तू बता, तेरा भी पता नहीं, ये भी लापता है। बहुत सारे लोगों की दशा यही है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो खुद लापता है, जाने कहां गुम है, जाने किसकी तलाश में वो बेगुम है। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ दवाई है, लेनी है, औकात चाहिए दवाई खाने की। काली मिर्च खा लेता हूं मैं लगभग 100 पर डे की, आराम से। देखो जी, ये तो शरीर को सूट करने वाली बात है। बाकी खाने वालों को तो मैंने बताया था कि मैं जब खाता हूं मेरे साथ के टीचर्स जो है ना यूं करते हैं, अरे यार तेरे को ना मुंह नहीं जल रहा क्या? मैंने कहा नहीं। और दूसरा मेरा एक और शौक है, खाने पीने में मैं ठीक, मेरे शौक अच्छे हैं। मुझे दूसरी सबसे प्रिय वस्तु जो खाने में पसंद है वो है नींबू। मैंने बताया था पहले भी, समझ रहे हो? यानी कि कभी कभी मंगलवार का व्रत होता है तो मेरा मूड होता है कि यार केले फेले क्या खाए, नींबू उठाकर आधा किलो खा जाए तो उसकी होड़ थोड़ी हो। हालात ये हैं, मैं बताऊं, एक बार मेरे साथ के मेरे ऑफिसर्स वो अचानक मेरे केबिन में चले गए और उस समय मैं मोटे नींबू थे छील करके, ऊपर से छिलका होता है ना, मौसमी की तरह छील करके नींबू को पहले तो नमक के साथ खा गया, फिर वो जो बचा हुआ था ना उसको उल्टा करके और मैं खा रहा था। वो पहुंच गए, बोले हो क्या रहा है? साहब नींबू बहुत बढ़िया पसंद है। अरे बोले तू ये छिलके भी खा रहा है? मैंने कहा मुझे पसंद है, मुझे सब ज्यादा स्वाद ही नहीं में आता है नींबू के छिलके। हाँ तो वही तो है ना। तो बात ये है कि इंपॉर्टेंट की मेरी माँ की बात बता रहा हूँ, वो मुझे जब भी मैं नींबू खाता हूँ तो ऐसे ऐसे से करने लग जाते हैं। मैंने कहा तू जहां अंदर है ना, मेरे को खाने दे, तो वो अलग बात है। तो चलिए, नहीं वैसे नींबू का पेड़ हमारे हैं और उसी के नींबू अच्छे हैं, हालांकि सब ज्यादा खट्टे वाले हैं उसके। अच्छा चलो खैर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य एक ग्रंथ जिसका नाम है, मैंने आपको बताया था, महाबोधि वंश। कल भी बताया था मैंने। इसमें इसके शासक बनने की कहानी है, शासक बनने का उल्लेख है। इसने चाणक्य के सहयोग से
चाणक्य के सहयोग से गणानंद को हरा दिया। इस बात का उल्लेख जो है वो एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम मुद्रा राक्षस। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का उल्लेख डिटेल से एक ग्रंथ है चाणक्य का, और चाणक्य का दूसरा नाम है उसमें, और उसकी रचना का नाम है अर्थशास्त्र। तो मैंने और तो सब कुछ आपको बता दिया। आज आप हेडिंग डालेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फटाक से हेडिंग डालो। हाँ, पुरातात्विक वाले अपने को नहीं पढ़ने, आप तो एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र हेडिंग डालो, बात खत्म। अभिलेख मैंने बताई दी, पुरातात्विक पढ़ने नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ने की उसका चंद्रगुप्त मौर्य के महल महल जितने भी थे ना सब नष्ट हो गए। हेडिंग डालनी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बस, ना इसे कम ना इसे ज्यादा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो प्यारे बच्चों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां ली होंगी। थोड़े से मैं 2-4 प्रश्न पूछ लूं, पूछ लेता हूं ना, प्लीज बता दो। तो अर्थशास्त्र के संबंध में सत्य कथन पूछ रहा हूं मैं। इसका लेखक विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य आदि नाम ग्रंथ में लिखे हैं। सोच लो, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से मौर्यकालीन, सोच लो, लिखना नहीं रहा, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति के सिद्धांतों का ग्रंथ है। ओके, तो ए ऑप्शन में 1 2 3, बी ऑप्शन में 1 2 4, सी ऑप्शन में केवल 1, डी ऑप्शन में केवल 4। तो प्यारे बच्चों, ए वाले हाथ खड़े करो तो प्लीज, कोई भी साथ नहीं दे रहा, इतने निष्ठुर। बी वालों हाथ उठा लो, 1 2, और वाह वेरी गुड, क्लास तो आधी है। इस प्रकार से होशियार स्टूडेंट अलग हो चुके हैं। सी वालों कोई भी ना है। डी में भी है कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जबरन मत करो।
मैडम आप बताओ कौन सा सही है? अब मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं पढ़ा तो पढ़ो। ऐसे कब तक काम चलेगा बिना पढ़े? क्यों मैडम, चलेगा क्या? पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो सुन, इसमें इस ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी विष्णुगुप्त नाम नहीं है, सिर्फ कौटिल्य है। चाणक्य नाम भी ना नहीं है। इसमें कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नहीं। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का ग्रंथ नहीं है। यह मुख्य रूप से राजनीति के सिद्धांतों का ग्रंथ है। इसलिए 13 जने क्लास के ऐसे हैं जिनकी सकल सूरत भगवान ने ठीक ठाक बनाई है। बाकी तो देख ऐसे ही हैं कि अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर और मोहम्मद का कलर अहमद के सिर। ये क्यों भाई? कोई बाल कटा के बैठा है, कोई दाढ़ी बढ़ाकर बैठा है, लेकिन है सब कालिया ही कालिया। थैंक यू। क्या होगा रे तेरा कालिया बता? यहां हालत खराब है, सच बता रहा हूं। ये प्रश्न आया हुआ तुम्हारे RSP का 2012। और पता है उस समय भी स्टूडेंट करे थे, गुरुजी या तो सही कराया है। मैंने कहा कैसे कराया है? बोले वो कौटिल्य चाणक्य का तो नाम था। मैंने कहा अच्छा था, ये बात तो सही है। तो नाम था तो लिखा हुआ है ना, तभी तो था। मैंने कहा नहीं लिखा हुआ। और सर वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो उसका तो वर्णन करेगा ही करेगा। मैंने कहा किसने कहा करेगा? अपने मन से गढ़े जा रहे हैं। और ये कि सर हमें ये, चूंकि ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्री तो है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा गया है, तो इसमें जो है वो तीनों ही बातें सही है। ये बात गलत है। मैंने कहा सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत है। तो दिमाग लगाने की जरूरत है। ध्यान रखें, अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य ने लिखा या नहीं लिखा, इस बात पर बहुत विवाद है। आज अधिकांश विद्वान ये कहते हैं कि शायद ये चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी चाणक्य शब्द का उल्लेख नहीं है। जब चाणक्य शब्द का उल्लेख नहीं है तो फिर हम चाणक्य को क्यों माने? लेकिन हां, एक दो जगह ये उल्लेख मिलता है, इस ग्रंथ में नहीं, समकालीन साहित्य में। जैसे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में लिखा है कि चाणक्य की कूटनीति इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उसे कौटिल्य कहते थे। तब हमें लगता है कि शायद कौटिल्य और चाणक्य एक ही था, लेकिन कौटिल्य को कौटिल्य नाम पसंद था, चाणक्य नाम पसंद नहीं था। तो चाणक्य जो है उसके शायद घर वाले अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे, जैसे तेरा नाम क्या है? क्या नाम है? सुमन। अब तेरे घर वाले तेरे को सुमी कहते हैं अब तेरे को सुमी नाम पसंद नहीं है, तेरा नाम सुमन पसंद है, तो वो वाली बात है। अब उसने अपना नाम कौटिल्य लिखा। दूसरी बात, चाणक्य कहीं भी नाम लिखा हुआ नहीं है। फिर उसने अपना ग्रंथ राजनीति पर लिखा, राजनीति पर ग्रंथ लिखा। इसमें राजनीति के शुद्ध सिद्धांत हैं जो आज भी लागू होते हैं। आज भी लोग बात करते हैं विदेशों में भी कि चाणक्य जैसी नीति किसी की नहीं है। तो राजनीति का के शुद्ध सिद्धांतों का ग्रंथ है ये ग्रंथ है। इसलिए कौटिल्य को लगा कि मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिसमें युगों युगों तक किसी भी और ग्रंथ की जरूरत ना पड़े। इसलिए जब सिद्धांतों की बात आती है तो फिर उसके प्रशासन जो उसने वर्णन किया वो एक युग में काम आएगा या सब युगों में? फिर यदि उस प्रशासन के पहले यदि वो लगा देता कि चंद्रगुप्त का प्रशासन है तो फिर वो तो एक मौर्य युग से संबंधित हो गया। उसने इसलिए चंद्रगुप्त नाम कहीं लिखा ही नहीं, सिर्फ प्रशासन का उल्लेख किया कि प्रशासन कैसा होना चाहिए। इसलिए ना तो उसने खुद का उल्लेख किया चाणक्य, ना ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया।
और चूंकि राजनीति का ग्रंथ है, फिर भी वो कहता है कि वही राजनीति सक्सेस है, वही राजा और उसकी राजनीति चलेगी जिसकी आर्थिक ताकत ज्यादा होगी। इसलिए उसने कहा कि राजनीति की सफलता के लिए सबसे पहले किस पर बल देना चाहिए? अर्थव्यवस्था। तो राजनीति का स्थायित्व तभी होता है जब उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। राज वो करता है जिसकी पॉकेट में दम होता है। आज चाइना को देखो, दुनिया का बादशाह बन रहा है किस दम पे? अर्थव्यवस्था के दम पे। उसने जो ये सेमीकंडक्टर में जो सफलता हासिल की, बोले तो चिप, उसने चिप इंडस्ट्री में जो सफलता हासिल की, चिप से मोबाइल बना दिए, चिप से उसने बड़े बड़े टेलीविजन बना दिए, चिप से उसने खिलौने बना दिए, और चिप इंडस्ट्री में चाइना के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए आज अमेरिका को चुनौती देता है आंखें दिखा करके, और कोई उसको बोल नहीं पाता, क्योंकि पॉकेट में दम है। अर्थव्यवस्था दमदार होगी, उसी देश की राजनीति चलेगी। और जिस देश की अर्थव्यवस्था में दम नहीं है ना, वो फकीरों की तरह घुमा करेगा। पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान कटोरा हाथ में ही रहता है, कभी तुम दे दो, वो कहते ना सऊदी अरब के पास प्लीज हम मुसलमान राष्ट्र, तुम मुसलमान राष्ट्र दे दो ना, वो कहता है बहुत दे दिया, पहले वाला चुकाओ, जाओ यहां से। अमेरिका के पास प्लीज, अमेरिका था ना बट, तो चाइना तुम दे दो प्लीज। लगभग कटोरा हाथ में रहता है, मांगते ही रहता है। इसलिए दम नहीं है। प्रधानमंत्री 6 महीने पहले कोई और था, कल कोई और था, आज कोई और है, कभी प्रधानमंत्री नहीं रहता। राजनीति खत्म है पाकिस्तान की। क्यों है? नहीं, इंडिया में, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था साबित कर दिया इंडिया ने। हाँ, इसलिए आज इंडिया की हालात ये हैं। हाँ जी, 5वीं अर्थव्यवस्था की भले ही सही नहीं, छठी के तो ठीक है, अरे 10वीं तो है, ये भी गर्व है भाई, 10वीं तो है ना। अजी मानता हूं झूठ बोलते हैं मोदी जी, मानता हूं कि फेंकू आदमी नंबर 1 है, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, फिर भी कुछ भी कहो, आज मोदी जी के युग में विश्व राजनीति में भारत का एक ऊंचा स्थान है। ये बात, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, लेकिन सत्य का साथ तो देना चाहिए। माना कि मनमोहन सिंह माना कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, काम ज्यादा करते थे। माना कि मनमोहन सिंह के समय भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, माना, बात सब कुछ ठीक थी, लेकिन मनमोहन सिंह की विदेश नीति बिल्कुल लूज थी, भारतीयों की विदेशों में इज्जत नहीं थी। आज इंडियन नाम ताकत का नाम है। आज यूरोप कंट्रीज में जाके देखो, तुम तो यहां बैठे हो कुएं के मेंढक की तरह, तो कुछ भी कहो, मोदी जी के कुछ काम अच्छे लगते हैं, लेकिन दिक्कत भी है, अच्छाई के साथ बुराई फेंकू बहुत है यार, क्या करूं। मतलब मोदी जी से जब भी कोई समस्या का समाधान पूछते हो कि सर वो चाइना के लिए क्या किया आपने, तो वो कहता है 70 साल में जो कांग्रेस ने खराब किया वो उसे मैं ठीक कर रहा हूं। बस एक ही बात है, कांग्रेस की आलोचना करो और अपना काम चलाओ, ये इसकी बुराई है। बाकी तो देखो कश्मीर का डिसीजन, क्या गजब का डिसीजन था, ये होती है हौसला, तब जाकर के डिसीजन होता है। खैर, मुझे तुम चढ़ाओ मत। बात यह है दोस्तों कि राजनीति की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य किसको माना? इसीलिए राजनीति के ग्रंथ का नाम उसने अर्थशास्त्र रखा। एक बार तुम्हारे प्रश्न आया हुआ है, कौटिल्य ने अपनी राजनीति के ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र क्यों रखा? बोलो रे। राजनीति की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य किसे बताया? अर्थव्यवस्था होने के कारण उसने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा। क्लियर? ऐसी ही बात उसने राजा के संबंध में कही है। कौटिल्य कहता है राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, राजा के पास मंत्री परिषद होनी चाहिए।
एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, वो मंत्री परिषद से राजा को सलाह भी करनी चाहिए, लेकिन राजा को कानून का कच्चा नहीं होना चाहिए, सुने सबकी, करे मन की। राजा का निर्णय राजत्व का निर्णय होता है, वो दूसरों के कहे अनुसार बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि चाटुकार, चमचे जब हावी हो जाते हैं तो उस राज्य का पतन हो जाता है। जब राजा अपने विवेक को बंद कर देता है और अपने चमचों की आंखों से देखने की कोशिश करता है, उस राज्य का पतन हो जाता है। इसलिए वो राजा के लिए कहता है कि राजा को शक्तिशाली और निरंकुश होना चाहिए, किसी के बाप की नहीं माने, उसकी आत्मा से पूछे कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूं वो सही और सत्य है या नहीं। भले ही प्रधानमंत्री क्या बक रहा है, बकनी दो, मंत्री परिषद सारी सेना क्या करे, कहने दो, निर्णय अपने मन से करो। तो राजा की शक्ति पर बल दिए जाने के कारण इस ग्रंथ की तुलना एक यूरोप के ग्रंथ से की जाती है, जिस ग्रंथ का नाम द प्रिंस। द प्रिंस का लेखक है मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। दोबारा सुन लो, ये कुछ एक प्रश्न तो है 10-15 जो बार बार आते हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहते हैं? बताओ मैडम, आप बता रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे बोलो ना, नहीं बोले। हमारी तो क्या है कि हाँ, इधर ये लड़के इधर बोल रहे थे, हाँ आप में से बोलो। अरे लड़कों, पीछे देखने से थोड़ी बच जाओगे। बताओ, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली क्यों कहते हैं? बताओ ना प्लीज। हमारी तो क्या शकल सूरत इतनी खराब है कि लड़के भी नहीं बोलते। करें क्या? मैं ही बोल देता हूं दोबारा, तुम नहीं बोलो तो। कौटिल्य ने अपनी ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा की निरंकुश शक्तियों पर बल दिया है और कहा है राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, भले ही मंत्री परिषद से सलाह लें, लेकिन सबसे विचार विमर्श के बाद मन से एक काम करना चाहिए। इसलिए राजा की निरंकुशता पर बल दिया गया। यूरोप में राजाओं की निरंकुशता पर बल देने वाला एक और ग्रंथ है जिसका नाम द प्रिंस। और इस द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। तो मैकियावेली ने कहा, यूरोप में क्या था दोस्तों, 14वीं 13वीं 12वीं सदी के अंदर पोप हुआ करता था, पोप, ईसाई धर्मगुरु पोप। और वो पोप कहता कि दिन, तो यूरोप के राजा कहते दिन, पोप कहता रात, तो वो राजा कहते रात, यानी पोप का आदेश माना जाता था। पोप ने एक बार कहा कि तुमने पाप बहुत किए जमाने में, लोगों से हो जाते हैं रे, इसलिए बुढ़ापा आते आते यदि तुम पापों से मुक्ति चाहते हो या नहीं, नहीं चाहते, पापों को ढोना चाहते हो, हाँ मुक्ति चाहते हो, तो पाप विमोचन पत्र खरीद लो। और पोप ने ऐसे पत्र निकाल दिए, 100 रुपए वाला पत्र तो 2 पाप धुलेंगे, 1000 रुपए वाला पत्र है 15 पाप एक साथ धुलेंगे, और मैडम पाप ज्यादा है तो 10,000 वाला पत्र भी खरीदा जा सकता है। पाप विमोचन पत्र जारी कर दिए। और पोप ने सब राजाओं को कहा कि सब के सब राजा इनकी बिक्री करो, क्योंकि आम जनता ने जिन्होंने पाप किया है वो ये पत्र खरीदेंगे, और ये जो धन आएगा उसे हम गिरजाघर बनाएंगे, ईसा मसीह की पूजा करेंगे, और जब ईसा मसीह की पूजा होगी तो लोगों के पाप धुलेंगे कि नहीं? बता, नहीं धुलेंगे? धुलेंगे। तो राजाओं ने सबने वो बेचे। तब एक आदमी सामने आया था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, नाम सुना हो तो। मार्टिन लूथर ने कहा था कि पाप विमोचन पत्र खरीदने से पाप धुलेंगे नहीं, पाप धुलेंगे सच्चे प्रायश्चित से। और ये ड्रामा बंद करो, ये पोप की बातें मानना बंद करो। और राजाओं को कहा था कि हे राजाओं, तुम अपने मन से शासन करो, पोप के कहने पर नहीं। और उसी मार्टिन लूथर के मित्र का नाम था मैकियावेली, और मैकियावेली ने इस द प्रिंस में लिखा, राजाओं को अपने मन से निर्णय लेना चाहिए, पोप के कहने से नहीं। राजा को निरंकुश होना चाहिए। राजा की निरंकुशता पर द प्रिंस में बल दिया गया, राजा की निरंकुशता पर ही
बल दिया गया। इसलिए जो बात अर्थशास्त्र में वो किस में? ओके, अर्थशास्त्र का लेखक कौन? कौटिल्य। और द प्रिंस का लेखक कौन? मैकियावेली, यूरोप का, और कौटिल्य। इसलिए अंग्रेजों ने जब देखा अरे यार ये तो वो की वही मैटर लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि कौटिल्य को भारत का क्या है, जबकि उल्टा है। उल्टा, पहले आया था कौटिल्य और 16वीं सदी में आया था मैकियावेली। तो वास्तव में मैकियावेली को यूरोप का कौटिल्य कहना चाहिए था, लेकिन वो अंग्रेज है, कह गए हम भी आज भी रट्टे मारे। ठीक है, तो मैं फटाफट लिखा रहा हूं। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखेंगे। तो दोस्तों पहले सुन लो रे, अर्थशास्त्र जो है ना बच्चों, उसमें 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। चैप्टर को अधिकरण कहा गया है, और उसमें 180 टॉपिक पर चर्चा की गई है। टॉपिक कितने? टॉपिक 180 प्रकरण, और टोटल 6000 श्लोक है। कितनी श्लोक में? इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें लेखक कौन है इसका? कौटिल्य। कौटिल्य। इसमें लिखा गया है सिर्फ कौटिल्य कृत, कौटिल्य के द्वारा लिखित, कौटिल्य कृत, बस एक ही शब्द है कौटिल्य कृत, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये किस विषय पर लिखा गया दोस्तों? राजनीति की। तो ये मैं लिखा दूंगा, पहले ये उतार दो बस फटाक से, फिर मैं राजनीति तो लिखा दूंगा। लिख दिया? आगे लिखे। कौटिल्य ने इस ग्रंथ में तो लिखे कौटिल्य ने इस ग्रंथ में राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। वर्णन किया है तथा निरंकुश राजतंत्र पर निरंकुश राजतंत्र पर बल, निरंकुश राजतंत्र पर बल दिया है। अतः अर्थशास्त्र की तुलना, अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस, द प्रिंस से की जाती है।
कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। आगे लिख दें। अर्थशास्त्र में किसी भी राजा का उल्लेख, अर्थशास्त्र में किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, मंत्रिणय एवं मंत्री परिषद, तीर्थ तथा प्रशासन का विस्तृत उल्लेख है। विस्तृत उल्लेख। तो क्या क्या है इसमें? राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत, मंत्रिणय यानी खास मंत्री, सारी मंत्री परिषद तथा मंत्री परिषद को क्या कहा गया है? तीर्थ। और प्रशासन का पूरा डिटेल से उल्लेख किया गया। लिख दिया दोस्तों? ओके। लास्ट बात बता रहा हूं, कौटिल्य ने राजनीति का ग्रंथ लिखा, लेकिन नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र, क्योंकि उसने कहा है कि किसी भी राजनीति और राज्य के स्थायित्व के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है, और उसके लिए उसने कृषि, पशुपालन और व्यापार को महत्वपूर्ण माना है, जिसे वार्ता अर्थात कौटिल्य जो है वार्ता किसको कहता है? कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। जो जो खेती करते हैं, पशुपालन और व्यापार करते हैं, उन्हें वो क्या कहता है? इसलिए अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व किस पर दिया गया है? वार्ता पर। और राज्य के जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा गया बता? तीर्थ। अब साहब ये दोनों बातें आ गई एक बार एग्जाम में, कम वक्त मैं भी नया नया ही था, तो एक तो पूछ लिया, बताओ अर्थशास्त्र में तीर्थों का उल्लेख करें, नहीं अर्थशास्त्र के प्रमुख तीर्थों का उल्लेख करें। मेंस एग्जाम में आया था हमारे आरएस मेन में, अर्थशास्त्र के प्रमुख तीर्थों का उल्लेख करें। तो मैंने सोचा, इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतना पढ़ावा नहीं था मैं जितना अब ज्ञान, तो पहले मैंने सोचा अर्थशास्त्र तो चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य वाला, अब उसमें चूंकि मोटा ग्रंथ है तो भारत के प्रमुख तीर्थों का उसमें उल्लेख किया गया होगा। तो मैंने मेंस एग्जाम में 50 शब्दों में प्रश्न था 5 नंबर का, और मैंने सारे प्रयागराज से लेकर ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी याद थे ना, सारे तीर्थों को उल्लेख कर दिया मेंस एग्जाम में, क्योंकि सारे ने सही, आधे सही, 5 में से 2 तो आएंगे, तो मैंने सारे तीर्थों का उल्लेख कर दिया उसमें। आज सोचता हूं कि कितनी हंसी आती है। अर्थशास्त्र के तीर्थ का मतलब मुख्य प्रशासकों के नाम लिखने थे, मुख्य मंत्री परिषद के सदस्यों के नाम लिखने थे, जिसमें मंत्री परिषद अध्यक्ष, नायक, इनके साथ साथ दंडपाशिक, इनके साथ साथ जो अन्य उनके तीर्थ हैं, जिसमें सेनापति भी आता है, जिसमें युवराज भी आता है, जिसमें पुरोहित भी आता है। तो इन सब का नाम मुझे लेना था, लेकिन मैंने नाम ले दिया पुष्कर जी, बद्रीनाथ जी,
केदारनाथ जी। तो नंबर कहां से आने थे? सुनो समझ लो, आप लोगों को मैं संकेत दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एग्जामिनर भी कम वक्त है, वही बात पूछता है जो कम कम पढ़ने वाले बच्चे 2-4 महीने जो थोड़ा पढ़ के जाते हैं ना गाइड वाले, वो कहां तीर्थों के चक्कर में पढ़ते हैं, उनके तीर्थ वही तीर्थ रह जाते हैं। जबकि यहाँ तीर्थों को पढ़ने लिखने के बाद दो अंतर आ जाता है। एक तो तीर्थ अलग हो गया, तीर्थंकर अलग हो गया, और नानी डुबकी लगाने वाले वो असली तीर्थ अलग रह गए। 3 भाग हो गए ना। तो ये पढ़ने की बात ही समझ में आता है। एक बार फिर प्री के अंदर पूछा गया था, अर्थशास्त्र में वार्ता किसे कहा गया है? तो उसमें ऑप्शन थे 4। अर्थशास्त्र में वार्ता में लिखा हुआ था, शासक को अपनी मंत्री परिषद के साथ बातचीत करने को वार्ता कहा गया। मैंने कहा सही तो है यार, फिर गलत हो गया कम वक्त। आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं, यहां वार्ता का मतलब क्या है? व्यापार, ठीक है ना। तो अब लिखिए नीचे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सशक्त अर्थव्यवस्था को, सशक्त अर्थव्यवस्था को, अरे मजबूत बावड़ो, सशक्त सशक्त अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली शक्तिशाली राज्य के लिए आवश्यक बताया। शक्तिशाली राज्य के लिए, जैसे चीन के लिए अर्थव्यवस्था, तो शक्तिशाली राज्य के लिए आवश्यक बताया। कृषि, पशुपालन और व्यापार को, कृषि, पशुपालन और व्यापार को वार्ता कहा गया है। वार्ता कहा गया। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांतों के ग्रंथ को, राजनीतिक सिद्धांतों के ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा गया है। लिख दिया दोस्तों? ओके, अब हेडिंग डालो फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य, साहित्य अपना खत्म, सोर्सेज खत्म, आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस खत्म। अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को अगले आधे घंटे में खत्म कर देंगे। फिर लूंगा मैं बिंदुसार को, 15 मिनट में उसको खत्म करेंगे। फिर अशोक को लेंगे, तो 3 दिन में उसे खत्म करेंगे। हाँ, 3 दिन लगेंगे बेटा उसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान से सुन लो, बहुत ज्यादा इसके बारे में विवरण अपने को प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन हमें अपने सूझबूझ और दिमाग से आने वाले क्वेश्चंस को सही करना है। तो आप भी सूझबूझ लगाएं, मैं भी लगाता हूं, और आपको जो सोचना है वो एक की तरफ सोचना है, वो मैं आपको सोचवाना शुरू करता हूं। इसमें हंसने क्या बात है, सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैं कहूंगा वैसे सोचना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम अपनी इच्छा से सोचने लगोगे तो गड़बड़ी होगी। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, ये हिंदुकुश, सुलेमान और साल्ट रेंज
ये भारत की सीमा थी, ये प्राकृतिक सीमा, उसके ऊपर भारत नहीं, इसके नीचे भारत, ये यहां का हिमालय, ये भारत की सीमा, और ये समुद्र भारत की सीमा। ओके, अब यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय और व्यास नदी तक का प्रदेश, ये अरावली और व्यास नदी, ये नंद साम्राज्य, और शासक कौन था? घनानंद। और राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र। ओके, नंद साम्राज्य अवंती तक, यहां तक था, अवंती जीत चुका था, अवंती तक, तो बड़ा खतरनाक साम्राज्य था। मैंने बताया कि जो उल्लेख मिलते हैं उनके अनुसार दो जगह से साक्ष्य मिलते हैं इसके। एक का नाम है महाबोधिवंश और दूसरे साक्ष्य का नाम है मुद्रा राक्षस। इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनने का उल्लेख। तो इसमें चाणक्य द्वारा एक भैंस चराते हुए बालक, भैंस चराते बालक को लाना, चंद्रगुप्त मौर्य को लाना एवं उसकी शिक्षा दीक्षा के बाद उसे शासक बनाना, इन सब बातों का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस में घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरानी, चंद्रगुप्त किसको हराता है? लेकिन घनानंद के मंत्री राक्षस को किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य के शासक बनाने की कहानी का उल्लेख है। यह बात पहले भी बहुत हो चुकी, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या यह शासक बनकर के रह गया? तो कुछ बातों का उल्लेख कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य लेकर के आया था तक्षशिला विश्वविद्यालय और उसे ढंग से पढ़ाया, ढंग से लिखाया। समय ज्यादा नहीं था, 17 साल का बालक था, 17 साल का किशोर था, युवा होने वाला था, बालिग होने वाला था, इसलिए उसे बढ़िया ट्रेनिंग दी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग, घुड़सवारी की ट्रेनिंग, दोनों हाथों से बाण चलाने की ट्रेनिंग, भाला फेंकने की ट्रेनिंग, मजबूत योद्धा बनने की ट्रेनिंग, अच्छे पहलवान के गुणों की ट्रेनिंग, एकदम फुर्तीवान बना दिया। बताते हैं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को रोज सांप का जो जहर होता था उसमें सुई का अगला हिस्सा डुबो डुबो करके उसके भोजन में रोज खिलाया करता था, सांप का जहर। शुरू के 10-15 दिन तक तो चंद्रगुप्त मौर्य लगभग बेहोश ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर ने जहर पचाने की क्षमता का विकास कर लिया। और बाद में तो हालात ये हो गए थे कि यदि कोई चंद्रगुप्त मौर्य को ढेर सारा जहर भी दे देता भोजन में तो भी वो पचा सकता था, क्योंकि वो जमाना था तब धोखेबाजों के माध्यम से जहर दे दिया जाता था। और तो और विष कन्याएं भी हुआ करती थी, विष कन्याएं, ऐसी कन्याएं जिनको शुरू में ही सांप का जहर खिलाया एंड पिलाया जाता था जब वो 2 महीने से ही, और फिर किसी भी राजा के पतन के लिए उस कन्या को उस राजा के पास में भेंट बुझा के लिए भेज देते थे, और राजा जैसे ही उसके संपर्क में आता खिल जाता था। तो दौर था भाई, आपको हंसी आती है, वो दौर था। अच्छा, तेरे को तो बड़ा अनुभव जो आज भी है, मरा तो नहीं फिर देखे तो बात करते हैं, मतलब कहीं की कहीं बेच, कोई जुड़ नहीं, उसी को जोड़ रहे हैं, कसर आज भी है विष कन्या है, ये कह रहा है बावड़ा। खैर, बात आगे की सुनो। इतनी मजबूत बनाने के बाद में उसने एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को परीक्षा लेने के लिए सिकंदर के शिविर में भेज दिया। 1.5 लाख की सिकंदर की सेना में बैठा बैठा सिकंदर आदेश दे रहा था कि अगला अटैक कहां करना है, किस तरफ से करना है, पहाड़ों को किस तरह चीरना है और कैसे करना है। उसी समय अचानक बंदर की भांति गुलाचे भरता हुआ एक 4 दीवारी फांद करके एक शख्स नीचे कूदा, और कूदते जैसे स्प्रिंग लगी उसके पैरों में, जंप के साथ खड़ा हो गया। हर कोई हतप्रभ था कि ये ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक ट्रेनिंग हुआ करती थी। और उसने सीधा जाकर के चुनौती दे दी सिकंदर को कि तू चला जा,
हिंदुस्तान को मैं जीतूंगा, तुझे नहीं जीतने दूंगा, और तूने यदि आगे बढ़ने की कोशिश की तो तेरा सबसे पहला प्राण घातक हमला तेरे ऊपर मैं करूंगा। जब सिकंदर ने कहा पकड़ो रे इसको, मैंने कल भी बताया था कि खुद हम उल्लेख नहीं करते, यदि हम भारतीय लिखते तो यूनानी कहते कि गप्पे मार रहे हैं। खुद यूनानियों ने, जिन्होंने देखा था सिकंदर के यहां आते हुए, उन्होंने लिखा कि वो फिर बंदर की भांति जंप लगा करके और दीवार, ऊंची दीवार को फांद के चला गया, और देखते ही देखते जब सेना पीछे दौड़ी आंखों से ओझल हो गया। इतना फुर्तीला बनाया गया था उसको। फिर भी उल्लेख मिलता है महाबोधि वंश में कि सिकंदर के चले जाने के बाद चाणक्य ने उसे समझाया कि अब मैंने तेरे को शिक्षा दी है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, अब तू काम खुद करेगा, सफलता तुझे पानी है, ये हिंदुस्तान रहा, मुझे एक छत्र राजा तू बनना चाहिए, जा, मेरी शिक्षा पूरी हुई। वो सीधा चोर डाकुओं की सेना बनाता है थोड़ी बहुत, और सीधा जाकर के पाटलिपुत्र पर अटैक ठोक देता है और बुरी तरह पराजित होता है। बताते हैं कि उसकी सेना में एक भी सैनिक बच नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य खुद अकेला लौट करके आया, बुरी हार। लौट करके वापस तक्षशिला पहुंचा, चाणक्य को कहा कि मैं तो हार गया। उसने कहा पता था मेरे को तू हारेगा, तो गुरु मुझे बताओ मैं क्यों हारा। बोले मैं नहीं, मैंने बता दिया, अब तुम अपने हार का विश्लेषण खुद करो, तुम्हारी कौन सी बुराइयां हैं जिनकी वजह से तुम हारे हो। मुझे तो नहीं पता लगा, पता लगाओ, सोचो, अपने आप से बात करो, चिंतन करो, मैं नहीं बता सकता। अब ले दे करके उसने एक ही गुरु से तो शिक्षा ली, वही उसने साथ छोड़ दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य दिन भर परेशान रहता, दिन भर सोचता रहता कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो सपने देखता था भारत का बेताज बादशाह बनने की, और मैं तो पहले युद्ध में बुरी तरह पछाड़ दिया गया। कहां गलती हुई, कहां गलती हुई, कहां गलती हुई, सोचता सोचता एक दिन शाम का समय था, वो चाणक्य की झोपड़ी के आश्रम के चारों ओर मंडरा रहा था, उसको और छोड़कर जाए तो जाए कहां। चाणक्य देखते कहता था निकल जा, लेकिन वो छुप छुप करके जो है वहीं पर घूमता रहता था, कहां जाए। सोचता था कि गुरु का एक दिन मेरे प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, मुझे प्यार से गले लगाएंगे और मुझे अपनी गलती का एहसास कराएंगे, मेरा साथ देंगे, मैं आज जो है सफल हूं, मुझे सफल बनाएंगे। एक दिन शाम के समय चाणक्य की बीवी ने, चाणक्य की पत्नी ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी जानते हो? हाँ खाई है, हाँ बाजरे वाली, मूंग वाली, हाँ चावल मिक्स वाली, तो वही वाली बात कर रहा हूं। वो खिचड़ी बनाई, जोरदार खिचड़ी जब बनती है तो सबसे अच्छी किस में बनती है? मिट्टी की हांडी में। हांडी जानते हो? हाँ फिर ठीक है। तो हांडी में खिचड़ी बनी थी और खिचड़ी जोर जोर से लात मार रही थी। खिचड़ी की लात खाई है? हाँ, जब वो उसके अंदर से निकल करके दूर दूर जाके गिरते हैं उसके गरम गरम, और किसी के शरीर पे गिर जाए तो एक स्किन ऊपर के बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं खिचड़ी की लात मारना। हाँ, तो चाणक्य की पत्नी ने खिचड़ी बनाई। चाणक्य का लड़का था, उम्र में छोटा था, अकल का कच्चा था, वैसे तो वो बच्चा था लेकिन जिद बहुत पक्की थी। खिचड़ी पहले असली बाजरा, असली मूंग उनकी बना करती थी, दूर से खुशबू आ जाया करती थी। उस खुशबू के कारण वो बच्चा था, वो परेशान हो रहा था कि मम्मा फटाफट डाल दो। लेकिन चाणक्य की बीवी ने खिचड़ी को उतार कर चूल्हे से और नीचे रखा, और बच्चा ज्यादा जिद कर रहा था इसलिए थाली में डाल करके बाहर चली गई। कोई काम से जाते जाते कह गई कि बेटा अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, अभी तू इसको मत खाना, और यदि तेरे से नहीं रुका जाए तो भी पहले पहले जो चारों तरफ के किनारे हैं उन्हीं किनारों पर जल्दी ठंडी होगी, तो किनारों के ऊपर से हल्के हाथ से खुरच के खाना, ठीक है? बोले ठीक है मम्मा जा। अब छोरी नींद क्या है कि कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। मैंने बताया वैसे तो बच्चा था लेकिन जिद का पक्का था। उसने जैसे ही मम्मा गई कि वो तो गई, और सबसे पहले थाली के बीच में हाथ मार दिया। हाथ जलेगा या नहीं? जब हाथ जला, हाथ मार करके उठा ही रहा था, जब हाथ जला तो फटाक से उसको मुंह में डाल गया। शायद हाथ जलना बंद हो जाए मुंह में जाने से। अब बता बेटा क्या जलेगा? मुंह जलेगा।
मुंह भी जल गया, जीभ भी जल गई, और जब जीभ जलने लगी तो उसने फटाक से उसको गले में उतार दिया। अब क्या चलेगा तू बता। परिणाम, रोएगा या नहीं? जोर जोर से चिंगाड़ने लगा, क्योंकि हाथ भी जल गया, मुंह भी, जीभ भी जल गई और गला भी छिल गया। तभी वो जाती हुई वापस लौटी, और तब तक वो बुरी तरह से करा रहा था। उसको रोते को चुप कराकर चाणक्य ने कहा, क्या हुआ? चाणक्य दूर बैठा बैठा सरकारी कोई अपनी यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था। तो उसने उस काम को करते करते पूछा, रे क्या हुआ? तो उसकी चाणक्य ने पत्नी बताया कि मैंने वो खिचड़ी बनाई थी और थाली में ये रहा नहीं, तो कहा कि मैं तो कब भी खाऊंगा, और मैंने पूरी थाली भर करके रख दिया। और मैंने इसे कहा था कि तू बीच में हाथ मत मारना, किनारों किनारों पर, वो भी ठंडा होने के बाद धीरे धीरे खाना, और इसने तो सबसे पहले बीच में हाथ मार दिया। चाणक्य ने जोर से चिल्ला के कहा, कर दी ना तूने भी चंद्रगुप्त मौर्य वाली गलती। चंद्रगुप्त मौर्य सुन रहा था, अच्छा तो मेरी से गलती ये हुई है। फिर चाणक्य ने कहा, वो उसको कहा था मैंने कि थोड़ी समझदारी से काम ले, और उसे कहा था कि तू किनारों किनारों से जीतता हुआ जो है वो धीरे धीरे एक एक गांव पर कब्जा करता करता आगे बढ़, लेकिन वो भी सीधी सेना लेकर बीच में पाटलिपुत्र पर अटैक किया और हार करके आ गया। और वही तूने भी बीच में हाथ मार दिया। अरे जल्दीबाजी मत करो, किनारों से शुरू करो, तब बीच में जीत पाओगे। तब इसको समझ में आया, तब इसको समझ में आया कि अच्छा ये बात है। तब चंद्रगुप्त मौर्य, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहला काम किया कि ये जो क्षेत्रीय किनारों पर राज्य थे, नाम था इनके, जैसे कि आपको पुरु का राज्य बताया था, पोरस का राज्य बताया था। अरे बताया था क्या? किस्मत किसको चुनती है, किसको आगे बढ़ाती है, किसको श्रेय देती है, किसके सिर पर ताज रखती है, ये किस्मत बनाने वाला ही जानता है। कौन माध्यम है, कौन उस किस्मत का साधक है, ये सब कहां? यूनान का, यूरोप का राज्य, वो चला वहां से सिकंदर, चलता चलता युद्ध करता 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 हारता जीतता आया, भारत के इन क्षेत्रों को उसने जीता। छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य, इन छोटे छोटे राज्यों को उसने जीता। और जब उसकी सीमा व्यास नदी तक पहुंची, तब उसको वापस लौटना पड़ा, व्यास नदी के तट से वापस लौट करके चला गया। तो क्या किया? लाइट गई तो जान दो। तो कहां? यूनान से आया है सिकंदर, इन छोटे छोटे राज्यों को जीता, इनकी सेनाओं को हराया। अब ना तो यहां पर कोई राजा है, सब राजाओं को मार दिया, ना ही इन राजाओं की अब सेना है। विलीन आ गया, वाह। जब तक अपना ये ऑन हो, मैं आपको लिखा देता हूं ये सारी जानकारी, लिखो फटाफट। चंद्रगुप्त मौर्य में लिखे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन की जानकारी, की जानकारी महाबोधि, महाबोधि वन से मिलती है, महाबोधि वन से मिलती है। चाणक्य ने विंध्याचल के जंगलों से
विंध्याचल के जंगलों से चंद्रगुप्त मौर्य बालक को राजकिल्लम, ये बोर्ड पर लिख दिया मैंने, इधर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। राज और कील और मैं, राजकील में, राजकिल्लम। खेलते समय उसके मालिक से खरीदा, तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी। युद्ध कौशल और राजनीति का प्रशिक्षण दिया। ओके, आगे लिख दें। अच्छा, मैं जो बता रहा था वो भी सुन लो, जैसे कि मैं अब लिखाने में दिक्कत नहीं आए। अब जो गलती की थी वो आपको पता लग ही गया कि उसने सेंटर में एकदम से मगध के बीच में पाटलिपुत्र पर एकदम से अटैक कर दिया, इसलिए हार हो गई। जबकि उसको नियमानुसार जो राज्य जीते थे सिकंदर ने, उन राज्यों पर अटैक करते हुए उनको कंट्रोल करना चाहिए था, उसने बाद में किया भी। तो मैंने बताया कि भारत की सीमा ये थी, ये, और इसमें जो छोटे राज्य जिनको जीत लिया था सिकंदर ने, अब चूंकि उसने इन राज्यों को जीत लिया था, इन राजाओं को जीत लिया था, राजा मार दिए गए, और इन राजाओं की जो सेना पहले हुआ करती थी, उस सेना में कुछ सैनिक तो मारे गए और बाकी सैनिक भाग गए, सेना भंग हो गई। अब ये जो सैनिक थे, एक बार जो सेना में चला जाता है वो फिर खेती नहीं कर पाता, वो एक बार जो शस्त्र उठा लेता है वो शस्त्र के दम पर ही चलता है। इसलिए ये जो सैनिक जो भाग लिए थे, जो भंग हो गई थी, इन्होंने बाद में चोरी और डकैती का काम शुरू कर दिया, हथियारों के दम पर फिरौती का काम शुरू कर दिया। तो चोरी डकैती में जो लिप्त थे, तो यहां चूंकि बाद में चाणक्य सिकंदर 325 में भारत आता है, 325 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण शुरू किया। 323 में सिकंदर जो है वो व्यास नदी के तट से जो है वापस चला जाता है लौट करके, और यहीं पर जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि इस प्रकृति ने सिकंदर को मोहरा क्यों बनाया। वो यूनान का रहने वाला, अपने देश में रहता, 21 साल की उम्र में चल पड़ा था विश्व को जीतने के लिए, और जब 35 साल की उसकी उम्र थी तब तक वो जा चुका था दुनिया छोड़कर, क्योंकि उसका शरीर पर इतने घाव लग चुके थे युद्धों में कि खेल खत्म था। वास्तव में इस प्रकृति ने एक षड्यंत्र रचा था चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने का। यदि सिकंदर भारत में नहीं आता तो चंद्रगुप्त मौर्य कभी शासक नहीं बनता। देख लो, ये यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे, इन राजाओं को हराया किसने? सिकंदर ने। इन राजाओं की ताकत तोड़ी किसने? 2 साल यूनान से सेना लाकर के उसने 325 से 323 ईसा पूर्व तक इन सबको हराया, राजा काट के फेंक दिए गए। अब चूंकि टिक नहीं पाया सिकंदर को जाना पड़ा और बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो गई। अब पीछे से इन पर किसका राज रहा? किसी का नहीं, खाली जगह पड़ी है, कोई भी योग्य आदमी भर सकता है। और चाणक्य यही कहा था, चाणक्य ने,
अरे खाली है स्थान राजाओं के, पहले कब्जा इन पर कर बावड़े, इन पर कब्जा किया गया। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को उसने जीता, पश्चिमोत्तर भारत जिसमें अब रिक्त स्थान था उसको जीता। और ये जो चोरी डकैती करने वाले जो पुराने सैनिक थे उनको बुलाया, उसने बोला आ जाओ सेना में दोबारा भर्ती कर रहा हूं, तुम्हारा पेमेंट 1.5 गुना मिलेगा। तो इनको दोबारा सैनिक बनाया नहीं, बोलो रे। इसीलिए जस्टिन इनकी सेना को चोर डाकुओं की सेना कहता है, क्योंकि वास्तव में चोरी और डकैती करते थे सैनिक, लेकिन करते थे। और जब इसकी इतनी बड़ी सेना बनी, यहां से टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ, यहां अच्छा प्रशासन जमाया, तब अच्छा शासन चलने लग गया। तब एक शक्तिशाली 5 लाख की सेना, सॉरी 6 लाख की सेना, 6 लाख की सेना लेकर के फिर वो तक्षशिला से निकला अपने गुरु के साथ, बोले अब चलते हैं। और इतनी बड़ी सेना तो उसके पास थी भी नहीं, इसलिए फिर हुआ घमासान युद्ध, और उसमें गणानंद हार गया। और उसके मंत्री राक्षस को किसने हराया, जाने क्यों? और अब ये भी खत्म। अब इसलिए पूरे भारत का राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जिनको अपने को इशारों से समझना होगा, बाकी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे 3 ही राजा हैं, 3 राजाओं में एक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे राजा का नाम है बिंदुसार, और तीसरे का नाम है अशोक। 3 ही है ना। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाया है, अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाया कि मैंने मात्र एक युद्ध किया, और उसका नाम था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध किया, इसके बाद मैंने युद्ध नीति छोड़ दी। बिंदुसार कहता है कि मैंने कोई भी युद्ध नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, ना कोई भी क्षेत्र नहीं जीता, ये खुद अपने में लिखवाता है। ओके, फिर अशोक एक बात और कहता है, मैंने मौर्य साम्राज्य में अभिलेख लिखवाया है, मैं अभिलेख लिखवाया है। तो अपने साम्राज्य में अभिलेख लिखवाए। अब इसकी साम्राज्य की यदि बात करोगे तो अशोक का साम्राज्य, अशोक के अभिलेख गुजरात में मिले, गुजरात में गिरनार का अभिलेख है। तो गिरनार का अभिलेख लगवाया तो अशोक ने, तो जीता किसने, क्यों अशोक ने क्यों नहीं जीता? अशोक कहता है कि मैंने तो एक ही जीत की है, कलिंग की, तो अशोक जीत सकता है क्या? नहीं। बिंदुसार ने क्यों नहीं जीता? वो कहता है मैंने कोई जीत ही हासिल नहीं की, तो फिर किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात जीता। राजस्थान के भाबरू में भी अशोक का अभिलेख मिलता है, अरे नहीं मिलता क्या? जबकि अशोक कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक ही जीत हासिल की, कलिंग की। बिंदुसार कहता है मैंने कुछ नहीं जीता, तो फिर जीता किसने? तो इसका मतलब राजपुताना का क्षेत्र भी उसने जीता। कर्नाटक से सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं अशोक के, किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैसे? वही बात है, अशोक कहता है मैंने तो सिर्फ उड़ीसा कलिंग जीता है, बिंदुसार कहता है मैंने कुछ नहीं जीता, तो फिर किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि कर्नाटक उनके साम्राज्य में था। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने 12 वर्ष के अकाल के समय कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में गया था, भद्रबाहु के साथ बताया था। तो दूसरे के राज्य में जाएगा क्या? तो किसने जीता? यही बात आंध्र प्रदेश की, यही बात तेलंगाना की, यही बात उड़ीसा की, यही बात बंगाल की, यही बात नेपाल की, यही बात कश्मीर की। कश्मीर का लेखक कलन, वो कहता है कि श्रीनगर का संस्थापक अशोक, तो कश्मीर को अशोक ने जीता, क्योंकि वो कहता है मैंने तो सिर्फ उड़ीसा को जीता। तो फिर बिंदुसार ने जीता, तो फिर किसने जीता? मतलब एक ही बात को पूरी तरह से लागू करना है। साक्ष्य किसी के नहीं जीतने के, लेकिन हमें पता लगना। और नेपाल में भी, नेपाल का इतिहासकार तारानाथ ये कहता है कि हां अशोक का राज था नेपाल पर, तो नेपाल को किसने जीता?
चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि अशोक ने एकमात्र जीत की कलिंग की, बिंदुसार ने कोई जीत नहीं की, तो फिर किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात समझ रहे हो क्या? अशोक एक जीत करता है, बिंदुसार कोई जीत नहीं करता, तो बाकी सारी जीत की किसने? ठीक, तो बस यही बात मुझे लिखानी, ये तो खत्म हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों लिखेंगे, आप लिखेंगे सिकंदर के द्वारा, हाँ इसी में कंटिन्यू लिखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य में जो लिखा रहा था, सिकंदर के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जीता गया। राजाओं को समाप्त किया गया। राजाओं को समाप्त किया गया। सेना भंग की गई। सेना भंग की गई। ओके, आगे लिखें। 323 323 बीसी में व्यास नदी के तट से, व्यास नदी के तट से सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर वापस लौट गया। बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हुई। बेबीलोन, बेबी लोन, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। तीन सौ 22 ईसा पूर्व में इन छोटे राज्यों, इन छोटे राज्यों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नियंत्रण कर लिया। नियंत्रण कर लिया। भंग सैनिक जो चोरी और डकैती करते थे, जो चोरी और डकैती करते थे, को चंद्रगुप्त मौर्य ने, भंग सैनिकों को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना में शामिल कर लिया। कर लिया। कोष्टक में लिख दो जस्टिन। जस्टिन, कोष्टक में जस्टिन, बस बंद कर दो। क्या कहा था जस्टिन ने? चोर डाकुओं की सेना कहा था क्या? ओके, आगे लिखे। विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस के अनुसार, विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस
मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, घनानंद को हराया। घनानंद को हराया। घनानंद के मंत्री राक्षस को घनानंद के मंत्री राक्षस को चाणक्य की सहायता से दबाया जा सका। दबाया जा सका। आगे लिख दो। प्लूटार्क के अनुसार प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख की सेना के साथ छह लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया। लड़कियों की आवाज है। अरे लड़कियों चुप हो जाओ। मारो बेटा, मैं धमका के भगा रहा हूं इनको, ठीक है। हाँ लिखो। प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को जीत लिया। लिख दिया? ओके। अब लिख दो। अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य में कश्मीर, पंजाब, सिंध, मगध, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजपुताना, मध्य देश से प्राप्त होते हैं। से प्राप्त होते हैं। 13वें शिलालेख के अनुसार, दोबारा बोलूं के, अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य में कश्मीर, पंजाब, सिंध, मगध, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजपुताना, मध्य देश से प्राप्त होते हैं।
गर्मी बहुत जोर की होगी। एसी बंद हो रही है, पंखे तो चल रहे हैं, पंखे बंद है। कहीं मजा ले रहे हो देखो तो। बेटा पंखे बंद है चालू तू बता। लिख दिया, आगे लिखे। अशोक एकमात्र, सॉरी, 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक एकमात्र, 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक एकमात्र कलिंग विजय की घोषणा करता है। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक एकमात्र कलिंग विजय की घोषणा करता है। बिंदुसार ने कोई भी जीत प्राप्त नहीं की। बिंदुसार ने कोई भी जीत प्राप्त नहीं की। नहीं, ये तेरे में नहीं, बिंदुसार के खुद के साक्ष्यों में। बिंदुसार ने कोई भी जीत प्राप्त नहीं की। स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपयुक्त विजय प्राप्त की। स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उपयुक्त विजय प्राप्त की। ठीक है जी। तो सारे जो क्षेत्र, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, बंगाल, मगध, मध्य देश, राजपुताना, कश्मीर, पंजाब, सिंध, सब क्षेत्र किसने जीते? ओके, लास्ट लाइन लिख दो। इसकी पुष्टि, इसकी पुष्टि चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष के अकाल, 12 वर्ष की अकाल पड़ने पर होती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु, जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला, कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला लिखो कह रहा बोर्ड पर। स्वर्णबेलगोला लिखना आता है? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चों, जब भी तो मैं बताता हूं ना, बहुत अच्छा बैच है। स्वर्णबेलगोला गया, भद्रबाहु से जैन धर्म ग्रहण किया, भद्रबाहु से जैन धर्म ग्रहण किया। ओके। अरे बावड़े, मैंने पहले भी बताया था कि मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था, बताया था क्या?
और अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन संत जिसका नाम क्या था, भद्रबाहु के साथ कहां चला गया, मगध से पाटलिपुत्र से निकला और कहां चला गया, स्वर्णबेलगोला। कहां गया रे, स्वर्णबेलगोला गया था। ये कहां पड़ता है, तो और 12 साल तक रहा है। क्या कोई राजा दूसरे के राज्य में जाएगा, और अपना राज्य रह गया तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल भी रहेगा। इसका मतलब कर्नाटक भी उसका, बिहार का, पाटलिपुत्र भी उसका, पूरा भारत उसका था, तभी तो गया। तो स्पष्ट पुष्टि होती है कि सच में उसने बहुत विजय प्राप्त की थी, बहुत दमदार व्यक्ति था। हमें बनना चाहिए। कई बार बच्चे बात करते हैं, अरे साहब हमारे घर वाले गरीब हैं, हमारे तो घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, गाइड ही कोई नहीं करता। अरे बावड़ो, जब भैंस चराने वाला एक बालक जिसके माँ बाप का होश नहीं, ठिकाना नहीं, वो पूरे भारत का सम्राट बन सकता है, सबसे शक्तिशाली। तो चाणक्य मैं हूं ना, बताओ कौन से को बनना है। तो खैर एडिंग डालो नीचे, छोड़ूंगा नहीं। कल एडिंग तो डालो, जो कल पता तो लगे कि पढ़ना क्या है। सल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध। सल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध। आपको तो मैं आज ही करा दूं, करा दूं। वो पीछे वाले बच्चे बावड़े हो जाएंगे इसलिए नहीं, कल युद्ध भी कराएंगे, और इस सल्यूकस निकेटर की जो छोरी है उसका ब्याह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी कराएंगे। तो काम दोनों होने जरूरी हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।